हिंदी साहित्य में समकालीन कहानियों की श्रृंखला में आज सुनिए वरिष्ठ लेखिका सुधा आदेश की लिखी हुई कहानी ऐसा भी होता है। सुधा आदेश जी हिंदी साहित्य की प्रतिष्ठित लेखिका हैं। उनके लेखन में समाज की गहरी समझ, संवेदनशीलता और यथार्थ का सम्मिश्रण देखने को मिलता है। साहित्य के क्षेत्र में उनका योगदान बहुमूल्य है। प्रस्तुत है कहानी मेरी जुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। अभी वो कॉलेज से आई ही थी कि मोबाइल घनघना उठा। असमय सुजाता का फ़ोन आया देखकर वो चौंक उठी। एक वही तो थी जिससे वो अपनी हर बात शेयर कर सकती थी। उससे अगर एक दिन भी बात ना हो तो खाना ही हजम नहीं होता है। विशाल कहते कि तुम बहनें भी घंटों फ़ोन पर लगी रहती हो, पर बातें हैं कि समाप्त होने का नाम ही नहीं लेती हैं। वो कल ही इलाहाबाद भैया के पास गई थी। इधर कुछ दिनों से मम्मा की तबीयत ठीक नहीं चल रही थी। सशंकित मन से फ़ोन उठाया। दीदी, लग रहा है मम्मा अंतिम सांसें ले रही हैं। पापा बहुत विचलित हैं। वो मम्मा के सम्मुख बैठे गीता का पाठ कर रहे हैं, पर मन से वो बहुत ही अशांत हैं। गीता का पाठ? पर उन्हें तो इन सब पर कभी विश्वास नहीं रहा है। खैर छोड़, मम्मा को किसी डॉक्टर के पास क्यों नहीं ले जाते? 1000 मील दूर बैठी विशाखा ने चिंतित स्वर में कहा था। दीदी, मम्मा की इच्छा थी कि उनके सामने गीता का पाठ किया जाए। पापा मम्मा की अंतिम इच्छा का मान रख रहे हैं। जहाँ तक डॉक्टर के पास जाने की बात है, भैया कह रहे हैं कि डॉक्टर ने जवाब दे दिया है। उनकी किडनी फेल हो गई है तथा हार्ट भी कम पंप कर रहा है। कहते हुए सुजाता रोने लगी थी। अरे, कुछ तो इलाज होगा, विशाखा ने बेसब्री से कहा। अब मैं क्या बताऊं, सुजीत आए नहीं हैं। अगर मैं इस संदर्भ में कुछ कहती हूं तो शायद भैया भाभी को अच्छा ना लगे। वैसे वे अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर ही रहे हैं। दीदी, मैं फ़ोन रखती हूँ। मम्मा बहुत तेज़ तेज़ सांस ले रही हैं। सुजाता सुन। उसकी बात सुनने से पूरी सुजाता ने फ़ोन रख दिया था और बिलख पड़ी थी विशाखा। मम्मा से जुड़ी यादें विशाखा के जहन में उमड़ घुमड़ कर उसे परेशान करने लगी थी। किसी तरह स्वयं को संभाल कर उसने विशाल को फ़ोन लगाया। ट्रेन का आरक्षण मिलना कठिन था। अगर फ्लाइट से जाती तब भी 15-20 घंटे से पहले नहीं पहुंच सकती थी। चेन्नई से पहले दिल्ली, फिर उसके पश्चात इलाहाबाद। विशाल ने टिकट बुक कराने का आश्वासन ही नहीं दिया, वरन स्वयं भी चलने के लिए तैयार हो गए। उसे विशाल की यही बात पसंद थी कि वे उसके सुख दुख में सदा साथ खड़े रहे थे। वो पैकिंग कर ही रही थी कि भाई रितेश का फ़ोन आ गया। उसने सशंकित मन से फ़ोन उठाया। भाई की आवाज़ कहीं दूर से आती प्रतीत हो रही थी। विशाखा, हम हार गए। मम्मा हमें छोड़कर चली गईं। नहीं भाई, ऐसा नहीं हो सकता, कहते हुए वो बिलख पड़ी थी। विशाखा, संभाल स्वयं को। अगर हम ही हिम्मत हार गए तो पापा को कौन संभालेगा? आप ठीक कह रहे हैं भैया, पर मन को कैसे समझाऊं? समझाना तो पड़ेगा ही। पता तू कब तक पहुंच रही है? भैया, सुजाता से मम्मा की तबीयत के बारे में पता चलते ही विशाल को बुकिंग के लिए कह दिया है, पर फिर भी इलाहाबाद पहुंचने में 15 से 20 घंटे तो लग ही जाएंगे, विशाखा ने स्वयं को संभाल कर कहा। ठीक है, हम इंतज़ार करेंगे, कहकर रितेश ने फ़ोन रख दिया था। विशाखा ने फ़ोन रखा ही था कि विशाल का फ़ोन आ गया। 1 घंटे के अंदर ही उन्हें निकलना था। वो चाह कर भी उन्हें मम्मा के बारे में नहीं बता पाई। उसने कॉलेज में छुट्टी के लिए मेल की तथा जल्दी जल्दी पैकिंग करने लगी। क्या तुमने पैकिंग कर ली है? मैं टैक्सी लेकर आ गया हूँ। हमें यथाशीघ्र निकलना होगा, विशाल ने आते ही कहा। विशाल को देखते ही उसके सब्र का बांध टूट गया। भाई द्वारा प्राप्त सूचना उन्हें देते हुए वो उनसे लिपट कर रो पड़ी। उनकी बात सुनकर विशाल ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, विशाखा, संभालो स्वयं को। जो आया है उसे एक दिन जाना ही है। पुण्य आत्मा थी, इसलिए अधिक कष्ट नहीं सहा। विशाल कुछ गलत नहीं कह रहे थे। मामा पिछले 1 वर्ष से कुछ अधिक ही बीमार चल रही थीं, किंतु अंतिम 1 हफ्ते की बात छोड़ दें तो अंतिम समय तक अपना काम स्वयं ही करती रही थीं। उनकी बीमारी लाइलाज हो चुकी थी। डायबिटीज़ से वो पीड़ित थीं ही, पर उम्र बढ़ने के साथ उन्हें आर्थराइटिस भी हो गया था, जिसके कारण दर्द निरोधक दवाएं आवश्यकता से अधिक खाने के कारण उनकी किडनी पर भी असर आ गया था। पर भैया के अनुसार उनकी मृत्यु किडनी फेलियर से नहीं, हार्ट अटैक से हुई है। वे टैक्सी में बैठ गए। मन झंझावातों से भरा था। विचारों का अंधड़ चल ही रहा था कि सुजाता का फ़ोन आ गया। वो उसे सारे घटनाक्रम से अवगत करा ही रही थी कि विशाल ने कहा,
विशाखा उतरो, एयरपोर्ट आ गया है। उनके घर से एयरपोर्ट की दूरी मात्र 15 मिनट की है। उसने सुजाता को एयरपोर्ट पहुंचने की सूचना देते हुए फ़ोन बंद कर दिया। सारी औपचारिकताएं पूरी करके वे अंततः हवाई जहाज़ में बैठ गए। उसके उड़ान भरते ही मन में पुनः झंझावातों के रेल पेल प्रारंभ हो गई। बचपन से लेकर आज तक के पल उसकी आंखों के सामने से गुजरने लगे। वो ममा के संघर्ष के समय की गवाह थी। दादाजी का निधन तभी हो गया था जब पापा इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में थे। पापा के ऊपर एकाएक पूरे घर की जिम्मेदारी का बोझ आ गया था। उन्हें अपनी पढ़ाई तो पूरी करनी ही थी, साथ में अपने भाई और बहनों का भी ध्यान रखना था। गनीमत थी कि वो पढ़कर निकले ही थे कि उन्हें अपने कॉलेज से ही पढ़ाने का ऑफ़र मिल गया। अंधे को क्या चाहिए तू आँख। घर की गाड़ी चल निकली थी। कुछ ही दिनों में दादी ने पापा का विवाह एक साधारण परिवार की साधारण पढ़ी लिखी लड़की से ये सोचकर कर दिया कि वो ज़्यादा चूँ चपड़ नहीं करेगी। उनका अंदाज़ा सही था। मम्मा ने अपनी स्थिति को स्वीकार कर लिया था। वो पूरे दिन बिना थके बिना रुके काम में ऐसे लगी रहती मानो वो इंसान नहीं मशीन हो। उस समय वो पूरे घर की धुरी बन गई थी। उनके बिना कोई एक कदम भी नहीं चल पाता था। दादी उनकी सेवा से प्रसन्न थी ही। उसकी बुआ क्षमा और ऋचा पूरे दिन भाभी भाभी करके उनसे अपना काम करवाती रहती थी। यही हाल उसके चाचा रतन का था। ऐसा नहीं कि उनके जीवन में कोई परेशानी नहीं आई या सबकी हर इच्छाएं पूरी होती रहीं, किंतु समय और परिस्थितियों ने उन्हें समझदार बना दिया था। वे हर परेशानी का मिलकर सामना ही नहीं करते, एक दूसरे का संबल भी बने रहते थे। एकता में शक्ति होती है, इस बात को उन्होंने अपने जीवन का मूल मंत्र बना लिया था। वे तीनों भाई बहन भी उस पारिवारिक वृक्ष की छाया तले संस्कारों की बेल मन में सींचते हुए बिना किसी शिकवे शिकायतों के पलते बढ़ते रहे। एक समय आया जब उसके चाचा और दोनों बुआओं का विवाह हो गया। दादी जहाँ संतुष्ट थीं वहीं माँ रिलैक्स महसूस कर रही थीं। उस समय वो 10वीं कक्षा में थी, जबकि भाई रितेश ग्रेजुएशन कर चुका था। वो चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहता था। वो सीए का फाउंडेशन क्लियर कर चुका था तथा अकाउंटेंसी की इंटरमीडिएट परीक्षा की तैयारी कर रहा था। घर की अपनी जिम्मेदारियों से निपटने के पश्चात अब मम्मा का पूरा ध्यान उन सब की तरफ था। वो पुत्र के साथ पुत्रियों की भी उच्च शिक्षा की पक्षधर थीं। उन लोगों की पढ़ाई में व्यवधान न आए, इस वजह से वो टीवी भी नहीं खोलती थीं। जब तक वे पढ़ते रहते वे भी इस आशा में जगती रहती कि कहीं उन्हें उनकी आवश्यकता न पड़ जाए। अपने इस समय को वह जाड़ों में बुनाई तथा गर्मियों में कढ़ाई करके पूरा किया करती। विशाखा को सुबह उठकर पढ़ने की आदत थी। इसके साथ ही एक बुरी आदत ये थी कि उसे उठते ही चाय चाहिए थी। एक बार मम्मा को उठने में देर हो गई और वो चाय बनाने किचन में चली गई। इस बात ने मम्मा को इतना आहत किया कि उन्होंने उन्हें न जगाने के लिए न केवल टोका, वरन दूसरे दिन से वो अलार्म क्लॉक अपने पास रखकर सोने लगी। उनकी देखभाल का ही परिणाम था कि सबने अपनी अपनी मंजिल पा ली थी। लंच सर्व हो रहा है। विशाल की आवाज़ सुनकर वो अतीत से बाहर आई। विशाल ने उसकी सीट के सामने की सीट पर लगी फोल्डिंग टेबल खोली। उनके टेबल खोलते ही एयर होस्टेस ने लंच उसे पकड़ाया। उसने मना किया तो विशाल ने एयर होस्टेस के हाथ से लंच ले लिया तथा उससे कहा, माना तुम बहुत डिस्टर्ब हो, पर कुछ न खाकर तुम अपना ही स्वास्थ्य खराब करोगी। जब तक मैं मम्मा के अंतिम दर्शन नहीं कर लेती कुछ नहीं खाऊंगी। तुम्हें डायबिटीज़ है, अगर शुगर लो हो गया तो? मुझे कुछ नहीं होगा। तुम्हारी जिद कहीं तुम्हें भी अस्पताल ना पहुंचा दे। तुम्हें अपने पिता का संबल बनना है, ना कि उन्हें परेशान करना है। रितेश और विशाल की एक ही बात सुनकर उसे लगा वे ठीक ही कह रहे हैं और उसने बेमन से खाना खाना प्रारंभ कर दिया। शीघ्र ही विमान ने दिल्ली की ज़मीन छू ली। विशाल ने दिल्ली से इलाहाबाद के लिए टैक्सी बुक करा ली थी। बाहर निकलते ही वे इलाहाबाद के लिए चल दिए। रितेश ने उसके पहुंचने में देरी होने के कारण मम्मा के पार्थिव शरीर को आइस चैम्बर में रखवा दिया था। आखिर 10 घंटे का सफ़र तय करके वे इलाहाबाद पहुँचे। लगभग सभी रिश्तेदार पहुँच चुके थे। वो जाकर पापा के कदमों के पास बैठ गई तथा फूट फूट कर रोने लगी। पापा ने सिर्फ इतना कहा, सब्र कर बेटी, सब गिनती की सांसें लेकर आते हैं। सोच ले तेरी माँ का साथ बस इतना ही साथ था। पापा ने सारी रस्में धैर्य से निभाईं। वो सबको दिलासा देते रहे पर उफ तक नहीं की।
मम्मा की कमी को कोई पूरी नहीं कर सकता था, पर पापा को परिस्थितियों के साथ एडजस्ट करते हुए देखकर सभी को अच्छा लग रहा था। अंततः वे लौट आए। उन्हें आए 15 दिन ही हुए थे कि एक दिन भाभी का फ़ोन आया। थोड़ा इधर उधर की बात करते हुए कहा, दीदी, पापा को पता नहीं क्या होता जा रहा है। वो ठीक से खाना नहीं खा रहे हैं। वो कुर्सी पर आंख बंद किए पता नहीं क्या सोचते रहते हैं। कभी चंचल और कृष्णा कभी उनके पास बैठकर बात करना चाहते हैं या उनका पसंदीदा खेल कैरम खोलकर उनका मन परिवर्तन करना चाहते हैं तो कह देते हैं कि बेटा तुम दोनों खेलो, मेरा मन नहीं है। वो कमज़ोर भी होते जा रहे हैं। उनकी वजह से रितेश भी अत्यंत परेशान रहते हैं। हमें समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। ठीक है, मैं पापा से बात करती हूँ। दीदी, पापा को फ़ोन दे दूँ? दे दीजिए। पापा जी, विशाखा दीदी का फ़ोन है। कैसी है बेटा? मैं अच्छी हूँ पापा, आप कैसे हैं? ठीक हूँ, बस जी रहा हूँ। पापा, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? बेटा, तेरी माँ के बिना जीना ऐसा लग रहा है जैसे उधार की सांसें ले रहा हूँ। पता नहीं उसके साथ मैं भी क्यों नहीं चला गया। वो उनके शब्दों के कंपन को भली भांति महसूस कर सकती थी। स्वयं को संभाल कर उसने कहा, पापा प्लीज़ ऐसा मत कहिए। आपको हमारे लिए जीना होगा। आपको पढ़ने का शौक़ था, पढ़िए, थोड़ा बाहर टहलिए, मन बदल जाएगा। और कुछ तो पढ़ने की इच्छा नहीं होती, पर गीता पढ़ने पर थोड़ी देर के लिए मन में सुकून अवश्य महसूस करता हूँ, पर हमेशा ऐसा नहीं हो पाता। मन को एकाग्र करने की कोशिश करता हूँ, पर एकाग्र नहीं कर पाता हूँ। और घूमना, मेरा स्वास्थ्य ही साथ नहीं देता। सच तो यह है बेटा, अब मेरा किसी काम में मन नहीं लगता है। तेरी मम्मा के साथ मेरी ज़िंदगी ही मानो समाप्त हो गई है। पापा, कोई किसी के साथ नहीं जाता। सबको अपने सुख दुख यहीं इसी संसार में भोगने पड़ते हैं। पापा, आप ही तो कहते थे कि मन चंचल है, मन को बांधना, एकाग्र करना पड़ता है। हाँ बेटा, मैं यही कहता था, पर मैं स्वयं अपनी बात पर अमल नहीं कर पा रहा हूँ। इस दिल का क्या करूँ जिसमें तेरी मम्मा की यादें बसी हैं। उसके साथ बिताए सुख दुख के पल याद आते हैं। ठीक है, अब फ़ोन रखता हूँ। पापा की इस आदत से वो भली भांति परिचित थी। जब उन्हें बात नहीं करनी होती थी तब वो यही कहकर फ़ोन काट दिया करते थे, पर आज से पूर्व उसने पापा को कभी इतना विचलित नहीं पाया था। अब वो नियम से उनसे बातें करती। एक दिन पापा ने कहा, बेटा, तुम और सुजाता मेरी इतनी चिंता क्यों करते हो? मैं ठीक हूँ। रितेश और संजना के साथ चंचल और कृष्णा भी मेरा बहुत ध्यान रखते हैं। सच में बहुत खुशनसीब हूँ जो मुझे ऐसे बच्चे मिले। अब तो घूमने भी जाने लगा हूँ। आज पार्क भी गया था जहाँ तेरी मम्मा के साथ अक्सर जाया करता था। अच्छा लगा। पापा की बात सुनकर मन को तसल्ली मिली। अब पापा उससे अपनी हर बात शेयर करने लगे थे। ये वही पापा थे जो एक समय हम बच्चों के लिए हिटलर से कम नहीं थे। वो ज़्यादा कुछ कहते नहीं थे, पर उनकी आंखें हम बच्चों को अपनी गलती का एहसास करा देती थीं। उसे याद है, कक्षा 6 में उसके अच्छे नंबर नहीं आए थे। जब वो पापा से अपनी मार्कशीट पर हस्ताक्षर करवाने लेकर गई तब उन्होंने सिर्फ इतना कहा था, क्या पढ़ाई में तुम्हारा मन नहीं लग रहा है या पाठ समझ में नहीं आ रहा है? कारण जो भी हो, पर भविष्य में अगर ऐसे नंबर आए तो मैं हस्ताक्षर नहीं करूँगा। उनकी धमकी का ये असर हुआ कि वो सदैव प्रथम श्रेणी में पास होती रही थी। दरअसल वो परीक्षा फल उसकी बुरी संगत का नतीजा था। वो कक्षा में जाने की बजाय अपनी सहेलियों के संग इधर उधर घूमते हुए समय व्यतीत करने लगी थी। कुछ पापा का डर तथा कुछ कम उपस्थिति होने के कारण मैम की घर शिकायत भेजने की धमकी उसे सही राह पर ले आई थी। एक बार फिर पापा को ज़िंदगी की ओर लौटते देख मन को संतुष्टि मिली थी। न जाने कैसे दुनिया के नियम हैं। पुत्र और पुत्री एक ही कोख से पैदा होते हैं। एक ही इंसान के अंश होने के बावजूद पुत्र के हिस्से में ही कर्तव्य आते हैं, जबकि पुत्रियां अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों के कारण चाह कर भी सहयोग नहीं कर पाती हैं। पुत्र और पुत्र वधू अच्छे हैं तो बुढ़ापा आराम से कट जाता है, वरना जिंदगी नर्क बनती चली जाती है। एक दिन पापा को फ़ोन करने ही जा रही थी कि उनका फ़ोन आ गया। बेटा, कहकर वो कुछ कहते कहते रुक गए। क्या हुआ पापा, आप ठीक तो हैं ना? उनकी आवाज़ में छाए दर्द को पहचान कर उसने पूछा। बेटा, आज मैं रोज़ की तरह पार्क गया था। एक बेंच पर थोड़ी देर आराम करने के उद्देश्य से बैठ गया। ये वही बेंच थी जिस पर तेरी मम्मा के साथ बैठा करता था। मन को पुरानी स्मृतियों ने घेर लिया।
अचानक मुझे लगा कि तेरी मम्मा मेरे सामने से गुजर कर आगे बढ़ गई हैं। मुझे पता नहीं क्या हुआ। मैं उठा तथा उसके पास जाकर मैंने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, शोभा, तुम अकेले कहाँ चल दी? उस महिला ने मुझे तीखी नज़रों से देखा और तीव्र स्वर में कहा, बुढ़ा गए हो पर आशिक मिजाजी नहीं गई। उसके तीव्र स्वर को सुनकर आसपास के कुछ लोग हमें देखने लगे। उनकी निगाहें मुझे शर्म से पानी पानी कर रही थीं। बेध्यानी में किए अपने कृत्य के लिए क्षमा याचना करते हुए मैंने कहा, सॉरी बहन जी, दरअसल बस बस रहने भी दो। तुम्हारे जैसे आशिक मिजाजों के कारण ही भले घर की बहू बेटियों का अकेले निकलना कठिन हो गया है। उसने तिरस्कार के स्वर में कहा और चली गई। बेटा, उसकी बात सुनकर मुझे लगा कहीं चुल्लू भर पानी में डूब कर मर जाऊं। सफाई देने की गुंजाइश ही नहीं बची थी। मैं उल्टे पैर घर लौट आया और तब से मन बहुत अशांत है। क्या तुझे मैं ऐसा लगता हूँ? कहते हुए उनकी आवाज़ कपकपा गई थी। प्लीज़ पापा, आप ऐसा मत सोचिए। अगर आप उससे कहते कि उसमें आपको अपनी पत्नी की छवि नज़र आई केवल इसलिए। लेकिन बेटा, क्या वो मुझ पर यकीन करती? अवश्य करती पापा, अगर आप अपना पक्ष रखते। उसकी बात का उत्तर देने के बजाय पापा ने फ़ोन काट दिया था। उसे ये तो पता था कि पापा मामा को बहुत चाहते थे। अपने कॉलेज के टूर की बात छोड़ दें तो शायद ही वे दोनों कहीं अलग अलग गए हों। क्या कोई किसी को इस हद तक चाह सकता है कि उसे सोते जागते बस वही नज़र आए? पापा की बात सुनकर मन बेचैन हो गया, पर उसके पास कोई उपाय भी तो नहीं था। हफ्ते भर पश्चात रितेश का फ़ोन आया। दीदी, पापा खाना नहीं खा रहे हैं। हमारे आग्रह पर सिर्फ यही कहते हैं कि मुझे भूख नहीं है। ऐसे कितने दिन चलेगा? हम तो समझा समझा कर हार गए हैं। तुम बात करके देखो, शायद तुम्हारी बात मान जाए। विशाखा ने बात की तो पापा ने कहा, बेटा, मेरा इस संसार से जी उचट गया है। अब मैं जीना ही नहीं चाहता हूँ। प्लीज़ पापा, ऐसा मत कहिए। मामा तो हमें छोड़कर चली गई, पर आपको हमारे लिए जीना होगा। बेटा, हर इंसान को एक ना एक दिन तो जाना ही पड़ता है। शायद मेरा भी समय आ गया है। तुम लोग अपनी ज़िंदगी में सुखी संपन्न रहो, बस यही कामना है। ठीक है बेटा, अब मैं फ़ोन रखता हूँ। कहते हुए सदा की तरह उन्होंने फ़ोन काट दिया था। विशाखा का मन नहीं माना और वो पापा से मिलने की चाह लिए इलाहाबाद चली आई। उनसे मिलने उनके कमरे में गई तो देखा वो अक्टूबर माह की हल्की ठंड में भी दस्ताने पहने हुए हैं। पापा, अभी तो इतनी गर्मी नहीं है, फिर आपने दस्ताने क्यों पहन रखे हैं? अचानक वो पूछ बैठी। बेटा, तुझे याद है सर्दी में जब मैं स्कूटर चलाया करता था तो ठंड की वजह से मेरे हाथ की उंगलियां सूज जाया करती थीं। तब तेरी माँ ने मेरे लिए दस्ताने बनाए थे। ये उसके द्वारा मुझे दी गई पहली गिफ्ट थी। मन में एक चाहत है, जब उसके पास जाऊं तो उसके द्वारा दिए गए इस उपहार के साथ जाऊं। बस इसीलिए मैंने दस्ताने पहन लिए हैं। आपको कुछ नहीं होगा पापा। पापा को बहकी बहकी बातें करते देखकर उसने कहा, बेटा, सुजाता को भी बुला लो, सबसे मिल लूँ। पता नहीं कब ईश्वर का बुलावा आ जाए। प्लीज़ पापा। जाओ आराम करो, मुझे भी करने दो, कहकर उन्होंने आंखें बंद कर लीं। दीदी, कुछ खा लीजिए, सफ़र से आई हैं, थकी होंगी और भूख भी लगी होगी, संजना ने अंदर आकर कहा। संजना की आवाज़ ने उसके दरकते दिल को सांत्वना दी थी, पर पापा की बात सुनकर उसका खाने का बिल्कुल मन नहीं हुआ। भाभी संजना का भी मन रखना था। खाते खाते उसने सुजाता को भी पापा की बात बताते हुए फ़ोन किया। उसकी बात सुनकर वो फ़ोन पर ही रोने लगी। उसे दिलासा देते हुए शीघ्र आने के लिए कहकर उसने फ़ोन काट दिया। दीदी, पापा कई दिनों से ऐसी ही बहकी बहकी बात कर रहे हैं। कभी कभी मन बेहद घबराने लगता है। मम्मा के जाने की टीस अभी कम नहीं हुई है कि पापा की ये हालत। रितेश अभी तक स्वयं को संभाल नहीं पाए हैं। अगर पापा को कुछ हो जाता है तो? कहते हुए गंभीर हो गई संजना। भाभी, होनी को कोई टाल नहीं सकता। दर्द सहने की शक्ति भी भगवान दे देता है, पर जैसी पापा की मनस्थिति है उसे देखकर मेरी तो यही चाह है कि जो उनके लिए उचित हो वही हो। शायद आप ठीक कह रही हैं दीदी। दूसरे दिन सुजाता आ गई। सुजाता के आते ही पापा ने कहा, अब मेरा पूरा परिवार मेरे साथ है। अब अगर भगवान बुलाना भी चाहे तो मुझे अब कोई दुख नहीं होगा। कहते हुए उन्होंने आंखें मूंद लीं। रात को संजना भाभी ने उनको खाना खाने के लिए कहा तो उन्होंने कहा, बेटा, भूख नहीं है। पापा, कुछ तो खा लीजिए, बिना खाए कैसे जीवन चलेगा? उनके मना करने पर विशाखा ने आग्रह किया था।
जीवन की चाहत ही नहीं रही बेटा। ईश्वर से यही प्रार्थना है, बिना और अधिक कष्ट दिए अब इस जीवन को ले ले। प्लीज़ पापा ऐसा मत कहिए। कहते हुए संजना की आंखें भर आई थीं। वहीं सुजाता रोने लगी थी। मुझे क्षमा करना बेटा, पर इस दिल का क्या करूं जो तुम्हारी मम्मा के बिना रहना ही नहीं चाहता। तुमने मेरे लिए जितना किया है उतना तो शायद मेरी अपनी बेटियां भी नहीं कर पाती। मेरे सारे दायित्व तो पूरे हो चुके हैं। मृत्यु चिरंतन सत्य है बेटा, फिर उससे क्या घबराना। जीवन मृत्यु पर किसी का वश नहीं है। मेरी परम पिता परमेश्वर से यही प्रार्थना है कि वो मुझे बुला ले, जिससे मेरे शरीर के सारे कष्ट दूर हो जाएं। तुम सब अपने अपने जीवन में खुश रहो। बस इसी आस के साथ जीवन की अंतिम सांस लेना चाहता हूँ। एक आग्रह है, अब मुझे और मोह में मत बांधो। मुझे शांति से जाने दो। तुम लोग जाओ, मैं आराम करना चाहता हूँ। कहते हुए उन्होंने निस्पृहता से आंखें बंद कर लीं, मानो वे मोह माया से दूर जाना चाहते हों। सभी बेमन से खाना खाने लगे। तभी रितेश ने कहा, पता नहीं क्यों कुछ दिनों से पापा ऐसी ही बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने भी यही कहा कि सब तो ठीक है, बस कोई मानसिक परेशानी है जो इन्हें परेशान कर रही है। दीदी, इसीलिए आपसे पापा से बात करने के लिए कहा था। अब आप आ गई हैं तो सोचा शायद पापा आपसे अपनी परेशानी शेयर कर पाएँ, पर वो तो किसी से भी बात नहीं करना चाहते हैं। करते भी हैं तो बस ऐसी ही बातें करते रहते हैं। कहीं पार्क वाली बात तो उन्हें विचलित नहीं कर रही है? पार्क वाली बात? रितेश और संजना ने चौंक कर कहा। विशाखा ने पापा से हुई सारी बातें बताईं तो रितेश ने कहा, ओहो, तो क्या इसी कारण पापा ने पार्क जाना छोड़ दिया है? आजकल की स्त्रियां भी कुछ कहने से पहले कम से कम व्यक्ति की उम्र और मनस्थिति का तो ख्याल किया करें। गलत तो वो स्त्री भी नहीं थी भैया, शायद इस परिस्थिति में कोई भी ऐसे ही रिएक्ट करती। पर अब क्या करें? संजना ने कहा। पापा को समझाना होगा कि उस दिन जो हुआ उसमें आपकी कोई गलती नहीं थी, विशाखा ने कहा। दीदी, ये तो आपको ही करना होगा क्योंकि ये बात पापा ने आपको ही बताई है, सुजाता ने कहा। ठीक है, कल मैं इस संदर्भ में पापा से बातें करूंगी। दूसरे दिन सुबह संजना चाय लेकर पापा के कमरे में गई। उनकी स्थिति देखकर उसने रितेश को आवाज़ लगाई। उसकी आवाज़ सुनकर रितेश के साथ वे दोनों भी पापा के कमरे में गईं। पापा को तेजी तेजी सांस लेते देखकर रितेश ने घबरा कर डॉक्टर को फ़ोन किया। उनके पारिवारिक डॉक्टर भल्ला तुरंत आ गए। डॉक्टर चेक ही कर रहा था कि उन्होंने एक हिचकी ली। उसके साथ ही उनकी बंद आंखें खुल गईं, मानो वो अनंत आकाश में मम्मा को ढूंढ रही हों। रितेश पापा की आंखें बंद करने के साथ ही फपक पड़ा था। वहीं विशाखा और सुजाता पापा के पार्थिव शरीर से लिपट कर रोने लगी थी। मम्मा द्वारा बनाए दस्ताने पहने, हाथों में मम्मा की फ़ोटो देखकर आंखों में आंसू लिए विशाखा सोच रही थी कि क्या ऐसा भी होता है? सिर्फ 2 महीने का वियोग, अंततः बेचैन आत्मा ने दूसरी बेचैन आत्मा से मिलकर सुकून पा ही लिया। अभी आप सुन रहे थे वरिष्ठ लेखिका सुधा आदेश जी की लिखी हुई कहानी ऐसा भी होता है। हिंदी की उत्कृष्ट कहानियाँ सुनते रहने के लिए आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।